हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस लेसन में हम क्लास 9th की अध्याय नंबर 5 आधुनिक विश्व के चरवाहे इसको देखेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर है जो कि पूर्वी गढ़वाल के बुग्याल में चरती भीड़ों का है। इस अध्याय में सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है कि इस अध्याय में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। तो इस अध्याय में आप घुमंतू चरवाहों के बारे में पढ़ेंगे। घुमंतू ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक जगह पर नहीं टिका करते हैं। उनकी रोजी रोटी और जुगाड़ में यहाँ वहाँ वो घूमते रहते हैं। देश के कई हिस्सों में हम घुमंतू चरवाहों को अपने जानवरों के साथ आते जाते देख सकते हैं। चरवाहों को किसी टोली के साथ भेड़ बकरियों का रेवाड़ या झुंड होता है, तो किसी के पास ऊंट व अन्य मवेशी मवेशी मतलब जानवर, पालतू जानवर, क्या उन्हें देखकर आपने कभी इस बारे में सोचा है कि वो कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको पता है कि वे कैसे रहते हैं, उनकी आमदनी के क्या साधन हैं, उनका अतीत क्या था? तो चरवाहों को इतिहास की पुस्तकों में बहुत कम जगह मिला है, लेकिन एनसीईआरटी की जो बुक है क्लास 9 थी वहाँ पर इसको इसके बारे में काफ़ी अच्छा जो है दिया गया है। और अगर हम अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं और फिर चाहे वो इतिहास की कक्षा हो या अर्थशास्त्र की, सिर्फ कृषि उद्योग के बारे में ही पढ़ते हैं। कभी इधर उधर इन कक्षाओं में कारीगरों के बारे में भी पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन चरवाहों के बारे में पढ़ने लिखने का ज़्यादा कुछ हमको मिलता नहीं है। मानो इनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई मतलब नहीं है जो इन किताबों ने उनको जगह दी हो, तो ऐसा ऐसा लगता है। अक्सर मान लिया जाता है कि वे ऐसे लोग हैं जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है, वैसे इनका दौर बीत चुका है। तो ये वाला जो है कि चरवाहे या फिर जो ये लोग हैं एक जगह से दूसरे जगह रहकर अपने जानवरों पशुओं को लेकर जाते हैं, तो इनकी भी अपनी ज़िंदगी है, ये भी इनकी भी अपनी लाइफ है। तो इन्हीं के सब के बारे में इस अध्याय में दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर है कि घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही। तो जम्मू एंड कश्मीर में बकरवाल गुज्जर बकरवाल तो समुदाय एक समुदाय है जिसको गुज्जर बकरवाल बोलते हैं। ये भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते हैं। इस समुदाय में अधिकतर लोग अपने मवेशी मतलब पालतू जानवरों के लिए चारागाहों, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत घास फूस हो, तो एक जगह चराने के बाद ये दूसरी जगह चले जाते हैं। कौन? गुज्जर बकरवाल, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। तलाश में भटकते रहते हैं। 19वीं सदी में यहाँ आए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया वहीं से होकर रह गए और धीरे धीरे फिर वो बस भी गए। इसके बाद वे सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चारागाहों में जाने लगे। जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ़ जो है ढक जाती है, तो वो शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर अपना डेरा डाल लेते हैं। जाड़ों में निचले इलाके में मिलने वाली सूखी झाड़ियाँ ही उनके जानवरों के लिए चारा बन जाती हैं। अप्रैल के अंत तक वे उत्तर दिशा में जाने लगते हैं गर्मियों के चारागाहों के लिए। इस सफ़र में कई परिवार जो है काफिला बनकर साथ साथ चलते थे। वे पीर जंगल के दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते हैं। जैसा कि गर्मियां शुरू होती हैं, गर्मियां शुरू होती जमी हुई बर्फ की मोटी चादर पिघलने लगती है और चारों तरफ हरियाली छा जाती है। इन दिनों में यहाँ उगने वाली तरह तरह की घास से मवेशियों का पेट भी भर जाता है और उन्हें सेहतमंद खुराक भी मिल जाती है। सितंबर के अंत में बकरवाल एक बार फिर अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगते हैं। इस बार वे आप वापस अपने जाड़े वाले ठिकाने की तरफ नीचे की ओर चले जाते हैं। जब पहाड़ियों की चादर पर बर्फ जमने लगती है तो वो नीचे, मतलब यहाँ पर जब बर्फ नहीं है तो वो ऊपर चले जाते हैं, और जब बर्फ ऊपर पहाड़ों में गिर गई तो ये नीचे वाले पहाड़ी इलाके में आ जाते हैं। तो यही इनका जम्मू एंड कश्मीर में गुज्जर बकरवाल जो है वो यहाँ पर इस तरह से रहा करते थे। आगे है पास की ही पहाड़ों में चरवाहों का एक समुदाय रहता था। हिमाचल प्रदेश के इन समुदाय को गद्दी कहते हैं। ये लोग भी मौसमी उतार चढ़ाव का
सामना करने के लिए इसी तरह सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते हैं। बेबी शिवालिक की निचली पहाड़ियों में अपने मवेशियों को झाड़ियों में चराते हुए जाड़ा बिताते हैं। अप्रैल आते आते वे उत्तर की तरफ चल पड़ते हैं। पूरी गर्मियाँ माहौल और इस पीती में बिता देते हैं। जब बर्फ़ पिघलती है और ऊंचे दर्रे खुल जाते हैं तो उनमें से बहुत सारे ऊपरी पहाड़ों में स्थित घास के मैदानों में जा पहुंचते हैं। सितंबर तक वे दोबारा वापस चल पड़ते हैं। वापसी में मैं कहाँ पर लाहौर और स्पीति के गांव में एक बार फिर कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। इसी बीच वे गर्मियों की फसलें काटते हैं और सर्दियों की फसलों की बुवाई करके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से आने में वे रेवड़ लेकर शिवालिक की पहाड़ियों में जाड़ों वाले चारागाहों में चले जाते हैं और अगली अप्रैल में भेड़ बकरियां लेकर वे दोबारा गर्मियों के चारागाहों की तरफ रवाना हो जाया करते हैं। तो भावर एक शब्द है जो कि गढ़वाल और कुमायूं के इलाकों के पहाड़ियों के निचले हिस्से के पास पाए जाने वाले सूखे जंगलों का इलाका है भावर। और बुग्याल जो है नीचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान है। तो दो शब्दावली हैं, भावर और बुग्याल। बुग्याल है ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान बुग्याल, और भावर है जो कि नीचे गढ़वाल और कुमायूं इलाके में पहाड़ों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाले। अब यहाँ पर देखते हैं, यहीं पर दिया है भावर और बुग्याल। तो गढ़वाल और कुमायूं के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में भावर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में ऊपर की घास के मैदानों बुग्याल की तरफ चले जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है शब्दावली भावर और बुग्याल। इसमें से बहुत सारे हरे भरे चारागाहों की तलाश में 19वीं सदी में जम्मू से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में आए थे और बाद में यहीं बस जाते हैं। सर्दी गर्मी के हिसाब से हर साल चरवाहे बदलते रहने का यह चलन हिमाचल के पर्वतों में रहने वाले बहुत सारे चरवाहों समुदायों में दिखाई देता है। यह भोटिया हो गया, कुन्नौरी समुदाय के लोग भी इसी तरह के चरवाहे थे। ये सभी समुदाय मौसमी बदलावों के हिसाब से खुद को ढालते हैं और अलग अलग इलाकों में पड़ने वाले चारागाहों का बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। जब तक चारागाह की हरियाली खत्म हो जाती है तो या इस्तेमाल के काबिल नहीं रह जाती तो वे किसी और चारागाह की तरफ चले जाते हैं। इसी आवाजाही से चारागाह ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से भी बच जाते हैं और उन्हें दोबारा हरियाली और ज़िंदगी भी लौट आती है। तो यहाँ पर गद्दी जो है भेड़ों की ऊन उतार रहे हैं। तो ये गद्दी हैं जो कि भेड़ों की ऊन जो है वो उतार रहे हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर पठारों मैदानों और रेगिस्तान में भी ये लोग होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, चरवाहे सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि पठारों मैदानों इन पर भी होते हैं। धंगर जो महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है। धंगर कहाँ का है, महाराष्ट्र का। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। 20वीं सदी की शुरुआत में इस समुदाय की आबादी लगभग 4,67,000 थी। इनमें से ज़्यादातर गड़रिये और चरवाहे थे। हालांकि कुछ लोग कंबल चादरें भी बनाते थे जबकि कुछ भैंस पालते थे। धंगर गड़रिये बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे। यह एक अर्ध शुष्क जो है इलाका था जहां बारिश बहुत कम होती थी और मिट्टी भी खास उपजाऊ नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ कटीली झाड़ियाँ होती थीं। बाजरे जैसे सूखी फसलों के अलावा यहाँ और कुछ नहीं उगता। मानसून में यह पट्टी धंगरों के जानवरों के लिए एक विशाल चारागाह बन जाती है। अक्टूबर के आसपास धंगर बाजरे की कटाई करते हैं और चारागाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ चल पड़ते हैं। करीब महीने भर पैदल चलने के बाद वे अपने रेवड़ों के साथ जो है कोंकण के इलाके में जाकर डेरा डाल देते हैं। अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी की बदौलत इस इलाके में खेती खूब होती है। कोंकणी किसान भी इन चरवाहों का दिल खोल कर स्वागत करते हैं। जिस समय धंगर कोंकण पहुंचते हैं उसी समय कोंकण के किसानों को खरीफ की फसल काट कर अपने खेतों में रबी की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाना होता है। तो ये रहे कुछ मैदानी इलाकों यानी धंगरों
के बारे में। आगे है धंगरों के मवेशी खरीफ की कटाई के बाद खेतों में बची हुई ठूठों को ही खाते हैं और उनके बाद गोबर से खेतों को खाद भी मिल जाती है। कोंकणी किसान धंगरों को चावल भी देते हैं जिन्हें वे आप वापस अपने पठारी इलाके में ले जाते हैं क्योंकि वहाँ इस तरह के अनाज बहुत कम होते हैं। मानसून की बारिश शुरू होते ही धंगर कोंकण और तटीय इलाके छोड़कर सूखे पठारों की तरफ लौट जाते हैं क्योंकि भेड़ें गोलें मानसूनी हालात को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी सूखे मध्य पठार घास और पत्थरों के अटे पड़े थे। इसमें मवेशियां भेड़ बकरियां और गड़ेड़ियों का ही बसेरा रहता था। अब कुछ नए शब्द हैं। रबी, तो रबी की फसल खरीफ और ठूंठ। तो यहाँ पर आपने देखा है कि रबी जो है जाड़ों की, खरीफ जो है सितंबर अक्टूबर में ही काट लेने वाली फसलें होती हैं और ठूंठ जो कि फसल काटने के बाद जो उनके अवशेष खेतों में बचते हैं उसको ठूंठ कहा जाता है। आगे देखते हैं। यहाँ गुल्ला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते हैं जबकि कुरुमा और कुरुबा जो है समुदाय भेड़ बकरियां पालते हैं और हाथ के बुने कंबल बेचते हैं। ये लोग जंगल और छोटे खेतों के आसपास रहते हैं। वे अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम भी करते हैं। पहाड़ी चरवाहों के विपरीत यहाँ के चरवाहों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना सर्दी गर्मी तय नहीं होता। ये लोग बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते हैं। तो दोनों जगह सेम है, बस यहाँ पर जो क्लाइमेट है उसी के हिसाब लोग क्या है, यहाँ के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। आगे देखते हैं। सूखे महीनों में वे तटीय इलाकों की तरफ चले जाते हैं जबकि बरसात शुरू होने पर वापस चल देते हैं। मानसून के दिनों में तटीय इलाकों में जिस तरह के गीले दलदली हालात पैदा हो जाते हैं वे सिर्फ भैंसों को ही रास आ सकते हैं। ऐसे समय में बाकी जानवरों को सूखी पठारी इलाकों में ले जाना क्या है, जरूरी हो जाता है। चरवाहों में एक जाना पहचाना नाम बंजारों का भी है। तो बंजारे कहाँ पे, बंजारे जो है उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र कई इलाकों में रहते हैं। ये लोग बहुत दूर दूर तक चलते हैं और रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांव वालों को खेत जोतने और जानवर दूसरी चीज़ें बेचा करते हैं। वे जहाँ भी जाते हैं अपने जानवरों के लिए अच्छे चारागाहों की खोज में रहते हैं। प्राइमरी सोर्स दिया है यहाँ पर, ये देख लेते हैं। तो बहुत सारे मुसाफिरों के विवरण से हमें चारा वाह समुदाय की ज़िंदगी की झलक मिल जाती है। मिसाल के तौर पर 19वीं सदी में शुरुआत में बुकानन जी हैं जो कि मैसूर में अपनी यात्रा के दौरान गुल्ला समुदाय का दौरा उन्होंने किया था और अपनी पुस्तक में इसको आर्टिकल में छापा भी था। इसका अनुभव के आधार पर उन्होंने लिखा बुकानन ने कि उनके परिवार जो हैं जंगलों के किनारे छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। वहाँ वे थोड़ी सी ज़मीन पर खेती करते हैं, थोड़े बहुत जानवर रखते हैं और पास के कस्बों में जाकर दूध उत्पाद क्या है बेचा करते हैं। उनके परिवार बहुत बड़े होते हैं। एक घर में 7, 8, 9 जवान आसानी से मिल जाएंगे। इसमें से 2-3 लोग जो है जंगल में जानवर चराते जबकि बाकी अपने खेत संभालते थे और कस्बों में जलावन की लकड़ी छप्पर के लिए पुआल आदि पहुंचाते हैं। आगे देखते हैं। रेगिस्तान, राजस्थान के रेगिस्तानों में राई का समुदाय। तो राई का कहाँ रहती है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। राई का जो है वो राजस्थान में रहता है। इस इलाके में बारिश का कोई भरोसा नहीं था, होती भी थी तो बहुत कम होती थी। मतलब राजस्थान में तो वैसे ही बारिश कम होती है, तो यही बात कही गई है। इसलिए खेती की उपज हर साल घटती बढ़ती रहती है। बहुत सारे इलाकों में तो दूर दूर तक कोई फसल होती ही नहीं थी। इसके चलते राई का जो है खेती के साथ साथ चारावाही का भी काम किया करते थे। बरसात में तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर में राई का अपने गांव में ही रहते थे क्योंकि इस दौरान जो है उन्हें बड़े वहीं चारा मिल जाया करता था। पर अक्टूबर आते आते ये चारागाह क्या सूखने लगते थे। नतीजन क्या होता था, ये लोग चारागाहों की तलाश में दूसरे इलाकों की तरफ निकल जाते थे। अगली बरसात में ही वे वापस लौटते थे। राइकों का एक तबका जो है ऊंट पाला करता था जबकि कुछ जो है भेड़ बकरियां पाला करता थे। इस तरह हम देख सकते हैं कि चारावाह समुदाय की जिंदगी कई चीज़ों के बारे में काफ़ी सोच विचार करके आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर एक फ़ोटो है जिसमें ऊँट के साथ ऊँट पालक दिखाया गया है।
और ये एक मेले का दृश्य है जहाँ पर ऊँट ही ऊँट हैं। तो ये पश्चिमी राजस्थान में बलोतारा स्थित ऊँट मेला है, बलोतारा स्थित ऊँट मेला है। आगे देखते हैं, इस बात का हमेशा ख्याल रखना पड़ता था कि रेवक इस इलाके में कितने दिन तक रह सकते हैं और उन्हें पानी और चारागाह मिल सकता है या नहीं। उन्हें न केवल इस इलाके में बल्कि दूसरे इलाके जाने का सही समय चुनना पड़ता था, बल्कि ये भी देखना पड़ता था कि उन्हें किन इलाकों से गुजरने की छूट मिल जाएगी, किन इलाकों से नहीं। सफ़र के दौरान उन्हें रास्ते में पड़ने वाले गांवों के किसानों से भी अच्छे संबंध बनाने पड़ते थे, ताकि उनके जानवर किसानों खेतों में घास चर सकें और उनको उपजाऊ बनाते चलें। अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में उन्हें खेती, व्यापार और चरवाही ये सारे काम करने पड़ते थे। अब ये तो हो गई पहले की बातें। अब कुछ आगे देखते हैं, ये पुष्कर मेला का है। आगे है यहाँ पे मारू राइकों का वंशावली बताने वाला है। तो मारू जो है, मारू राइकों की वंशावली बताने वाला है। आगे है कुछ इस तरह से भेड़ जो है चरती हुई चारागाहों की तलाश में निकलते मालधारी चरवाहे। अगला देखते हैं, तो अगला जो है औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन है। तो इसको हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।